Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Found in Life. Today I have with me a guest जिसके लिए मैं personally बहुत excited हूँ. He is from Surat and he is a renowned textile business owner. He is not only a person who is completely into business but also follows his passion for traveling. आज हम ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं जो ना ही अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है बट पैशन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है. So let's go ahead and listen to his journeys, his learnings, and what he's learned from life. Let's go ahead and talk to Mr. Falgun Angadia. Hello, Falgun sir. I would like you to introduce yourself to us and tell us about what exactly you do. So my name is Falgun Jatin Angadia. We are basically Surtis. हम लोग सूरत में ही born and brought up. My forefathers सारे सूरत से ही हैं. सो सूरत में होने के वजह से हमारा बेस जो बिज़नेस है फैमिली बिज़नेस टेक्सटाइल्स का है और हम लोग टेक्सटाइल बिज़नेस में 50 साल से भी ऊपर हो गया हमारा फैमिली टेक्सटाइल्स में है. तो वो टेक्सटाइल्स का काम कर रहे हैं और साथ साथ में मैं ट्रैवल फ्रीक. सो बहुत यंग एज से मुझे ऐसा था कि मुझे भारत देखना है. तो वो जो मेरी मंशा थी भारत देखने की वो मैंने 10th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दिया था. So I'm traveling since then. आपका पहला जैसा आपने बताया 10th में आपने ट्रैवल किया था तो would you like to share आपका पहला incident of traveling and क्या कैसे हुआ? It was such a thing that after we finished our 10th के एग्जाम्स तो एक वो दिमाग में था कि एग्जाम्स खत्म हो गए तो घूमने जाना है. तो मम्मी पापा से बात की उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि एग्जाम्स खत्म हो गई घूमने जाना है. तो हम लोगों 2 या 3 दोस्त थे हम लोग. तो हम 3 लोगों ने नक्की किया कि हम कहीं पे भी जाएंगे. पापा से बोला पैसे तो उन्होंने 1000 रुपये दिए. बोले ये 1000 रुपये है उसमें जहाँ घूमना है घूम के आओ. अब वो टाइम पे ना फ़ोन थे ना मोबाइल और तब तो शायद लैंडलाइंस भी बहुत लिमिटेड वो STD PCO पे जाके हमको बात करनी पड़ती थी कि हम पहुँच गए ऐसा. तो हम लोगों ने सब ने तीन के पास 1000 किसी के पास 500-600 रुपये किसी के पास 1000 रुपये निकल के गए. तकरीबन 20 या 25 रुपए की टिकट हुआ करती थी बम्बई जाने के लिए. तो वो फ्लाइंग में बैठ के बॉम्बे पहुंच गए. फिर वहाँ से चले गए हम लोग माथेरान. माथेरान में अब पहुँचे तो होटल्स जैसे पापा मम्मी के साथ घूमते थे तो अच्छे होटल्स में रुकते थे. तो वहाँ जाके पता किया तो पता चला तब पहली बार कि अच्छा होटल इतना महंगा होता है. अब जितने पैसे थे नहीं जेब में उतना तो वो एक दिन का पैसा मांग रहा था. तो हम लोग 3 लोग मिलके 100 रुपये वाली रूम में रुके थे. So from there our journey started. So the experience of toy train over there was amazing. जो नेरुल से चल के माथेरान जाती है और अगर हम बाई रोड जाते तो वहाँ पे कुछ पैच अभी भी इको फ्रेंडली है जो हम चल के ही जाना पड़ता है. गाड़ियाँ नीचे छोड़ के जाना पड़ता है. So माथेरान was my first you can say solo exploring with only 2 of my friends. वो 2-3 दिन वहाँ रुके. वहाँ से फिर हम लोग गए महाबलेश्वर. सेम ट्रेन पकड़ी पुणे पहुँचे. पुणे से बस पकड़ के महाबलेश्वर गए. वहाँ 2-4 दिन धमाल मस्ती की. पैसे जैसे ख़त्म होने को आए इतने पैसे बचा के रखे कि वापसी की बस और ट्रेन की टिकट आ जाए. और जब वहाँ पहुँचे उस दिन हम लोगों ने नक्की किया कि हम वापस जाएंगे. STD की लाइन में लगते थे घर पे बताने के लिए कि हम यहाँ पहुँचे और ये कर रहे हैं करके. और इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. 3 बच्चे 15-16 साल के और अकेले घूम रहे थे हम लोग. कौन से साल की बात होगी ये? दिस वाज अराउंड 94. अराउंड नहीं 100% इन 94. आई क्लियर्ड माय 10th का एग्जाम्स इन 94. लॉन्ग टाइम. या 94-95 या बिटवीन 94-95. आप मुझे आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप का भी एक्सपीरियंस बता रहे थे. इट वाज वेरी आई वांट माय ऑडियंस टू नो अबाउट इट. दैट वाज अगेन अ बिग स्टोरी. सो आई जस्ट यहाँ पे हम लोग बॉम्बे मेरे मामा का घर था और वहाँ पे हम लोग छुट्टियाँ मनाने समर्स की छुट्टियाँ मनाने जाया करते थे. मेरे मामा के लड़के जाने वाले थे अफ्रीका. उनके मामा के यहाँ किसी की शादी थी. तो उसके लिए मैं उनको छोड़ने गया था और वो मेरे से तकरीबन 2-3 साल छोटा है. तो वहाँ पे पहुँच के उसने बोल दिया कि भाई मेरी उम्र का वहाँ पे कोई है नहीं तो मैं वहाँ जाके करूँगा क्या. तो मेरे मामा ने बोला एक काम कर फाल्गुन को भी ले ले साथ में. अब अपने पास तो पासपोर्ट था नहीं. तो मामा ने पापा को फ़ोन लगाया सूरत में कि इसका पासपोर्ट हो तो भेजो. तब पापा ने बताया कि नहीं पासपोर्ट तो है ही नहीं. इसका बनाने दिया है मगर तब बहुत लंबा प्रोसीजर होता था. अहमदाबाद से पासपोर्ट बनते थे. आया नहीं था. जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी 2 दिन बाद उस दिन सुबह में मेरा पासपोर्ट डिलीवर हुआ घर पे सूरत में.
Wow. और हम लोग थे बम्बई। तो यहाँ से ऑफिस का एक बंदा मेरा पासपोर्ट लेके ट्रेन से निकला और वो सीधा आया अफ्रीकन एम्बेसी पे। हम लोग वहाँ से मेरे मामा के लड़के को और मामी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए निकले। हम लोग अफ्रीकन एम्बेसी पहुँचे, कुछ मामा ने पहचान लगाई और मेरा वीज़ा लग गया। और मैं पहने हुए कपड़े में उनको जो छोड़ने जा रहा था एयरपोर्ट, मैं भी फ्लाइट में बैठ गया उनके साथ और मैं पहुंच गया अफ्रीका। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो यू कैन से कि मेरा पासपोर्ट जिस दिन आया उसके 2 दिन में मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर लिया। तो मेरे पहले पासपोर्ट पे डेट्स भी ऐसी ही लगी हुई है कि विद इन अ फ्यू डेज आई वाज ट्रैवलिंग इंटरनेशनल। वहाँ पे जाके पहला काम किया कपड़े लेने जाना, क्योंकि ऐसे ही चला गया था मैं तो। I think we were having a conversation before. तो उस समय आपने कुछ ऐसी जगहों के मुझे नाम बताए जो I haven't even heard of, ना ही मेजर ऑफ द ऑडियंस को पता होगा कि कितनी खूबसूरत जगह भारत में ऑलरेडी हैं। तो ज़्यादातर हम गुजरात में हैं, तो गुजरात के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास कई ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशंस आपको पता है, तो आप हमें 1-2 बता सकते हो? महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास, इंडिया तो एक तो पहले बहुत बड़ा कंट्री है अपना, और अगर आपको पता हो तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, वी हैव द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, इंडिया। तो 3 तरफ हमको सी लग रहा है, और उसमें भी इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन अगर है तो गुजरात का। अगर किलोमीटर्स वाइज गिनने जाए तो गुजरात का कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है। गुजरात में अपने कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटी जगह हैं, बहुत खूबसूरत है, जहाँ पे आपको पानी इतना सुंदर देखने को मिलेगा। हम बम्बई, गोवा और यहाँ पे देखते हैं तो हम बोलते हैं कि अरेबियन सी काला है, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे एरिया की जो मिट्टी है वो काली है, इसकी वजह से हमको दरिया काला दिखता है। बाकी आप जाओ ऊपर द्वारका की साइड जाओ, पोरबंदर साइड जाओ, वहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल दरिया दिखने को मिलेगा। सेम वेज अगर आप कोंकण में, महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे जाओ, गोवा को छोड़ के आप थोड़ा नीचे जाओ, तो यू विल फाइंड ब्यूटीफुल बीचेस ओवर देयर। महाराष्ट्र में भी एक जगह है गणपतिपुले करके, बहुत प्रख्यात जगह है, जहाँ पे गणपति बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे। तो उसके आजू बाजू भी बीचेस है, आरे बारे करके, प्योर ब्लू वाटर्स। दिन के टाइम पे अगर अलग अलग सन के डायरेक्शन से आप देखोगे तो कभी ब्लू दिखेगा, कभी ग्रीन दिखेगा, काला तो कभी नहीं दिखेगा वो पानी। तो इतना प्यारा जगह है वहाँ पे। पूरा कोंकण का कोस्टल लाइन बहुत प्यारा है, तो कोंकण एक्सप्लोर कर सकते हो। महाराष्ट्र के अंदर का तो अगर हम बोलें कि बम्बई से गोवा जाना है तो 3 रास्ते पड़ते हैं। एक होता है जो ओल्ड गोवा हाईवे बोलते हैं लोग, एक है जो अभी पुणे से सतारा होके जाता है, और एक है जो कोंकण, प्योर कोंकण कोस्टल लाइन है जो पूरा अंदर से जाता है। गूगल भी नहीं दिखाता वो रास्ता। तो अगर आपको वो रास्ता जाना है तो आपको गांव गिन गिन के जाना पड़ेगा। अगर आप गूगल में डालोगे तो गूगल आपको वापस वो ओल्ड गोवा हाईवे पे ले जाएगा और बाहर से ले जाएगा। मगर अंदर अंदर से आप जाओगे तो अलीबाग है, फिर आगे जाके मुरूड, आगे अंदर छोटे छोटे जो गांव आते हैं, और वहाँ पे बीच में आपको 5 से 6 बार फेरीज में जाना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी से गए हो तो आपको पूरी गाड़ी आपके फेरी में डाल देनी है, और वो फेरी आपको क्रीक क्रॉस करवाएगा, वहाँ पे वापस आप निकलो, फिर आगे चलो वापस। तो इसी वजह से गूगल भी वो रास्ता नहीं दिखाता है, क्योंकि पूरा मोटरेबल रोड नहीं है। तो वहाँ पे फेरीज चलती है, और फेरी टाइम टू टाइम चलती है। जैसे एक फेरी है, सामने जाएगी, वहाँ पे ऑफलोड करेगी, लोड करके वापस आएगी, तो आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपके पास समय होना चाहिए वो करने के लिए। गोवा आप बम्बई से एक ही दिन में पहुँच सकते हो, मगर अगर आप कोंकण से जाते हो तो आपको 4 दिन मिनिमम चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल इतना है, इतना सारा चीज़ एक्सप्लोर करना है वहाँ पे। वहाँ पे इतने सारे इंटरनल जाओगे तो किले इतने सारे हैं वहाँ पे। महाराष्ट्र में अगर आप गिनो तो शिवाजी के 300 से ज़्यादा किले हैं वहाँ पे, जो बहुत सारे किलेज हैं जो एक्सप्लोर्ड है, जो लोग जाते भी हैं, और बहुत सारे इतने इंटरनल है जंगल में कि आपको ट्रैकिंग करके ही जाना पड़े। और एक फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको 2-2, 3-3 दिन के ट्रैक्स लगते हैं। देन ओनली यू कैन रीच टू दैट प्लेस एंड एक्सप्लोर। थोड़े बहुत हॉन्टेड भी है, यानी डरावने लगते हैं, इट्स नॉट हॉन्टेड, मगर कोई जाता आता नहीं है इतना ज़्यादा वहाँ पे, तो बट वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस। यू मेंशनिंग सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, बट आज भी लोगों की, इंडिया में तो यही मेंटालिटी है कि थोड़ा बहुत अगर उनके पास बजट हो तो दे वुड लाइक टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US।
बहुत मतलब मेजर ऑफ द इंडियंस आई फील इंडिया को उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया जितने जगहों के नाम आपने बताया शायद मेजर लोगों को पता ही नहीं होंगे वो। तो आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम लग सकता है एक इंसान को अगर वो अच्छे से इंडिया घूमना चाहे? और हाँ, अगर इंडिया अच्छे से घूमना है उसको और इंडिया की इंटरनल ब्यूटीज अगर देखनी है उसको, तो मेरे हिसाब से उसको कम से कम 3 लाइफ टाइम चाहिए इंडिया ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल के सिनेरियो देखेंगे तो लोग कमाना चालू करते 20-22 साल के बाद, फिर ट्रैवल एक्सपीरियंस करना चाहते, क्योंकि अब उनके पास वो कैपेसिटी है कि वो स्पेंड कर सके। तो अगर 20 साल के बाद आप हो जाए, उसके बाद आप अगर छुट्टियां लेना चालू करो, और मेरे हिसाब से अगर आप साल में 50-60 दिन की भी छुट्टी लेते हो एट अ स्ट्रेच, और आप 50-60 साल के हुए तब तक आप ट्रैवल कर सकोगे। तो 60 डेज अगर आप साल में छुट्टी एट अ स्ट्रेच लेते हो और कोई भी एक जगह पे आप 1 या 2 रात रुकते हो इंडिया में, तो एक्सप्लोर करने की आपको कम से कम 3 बर्थ लेने पड़ेंगे इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी तरह से। आप मानोगे नहीं, हिमालयाज, नॉट इवन 50% ऑफ हिमालयाज आर एक्सप्लोर्ड एज येट। हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लेमैन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने एक्सप्लोर नहीं कर पाया अभी तक हिमालयाज पूरे। हिमालयाज का इतना पूरा रीजन है जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो वो तो एक रीजन है, इंडिया का एक पार्ट है। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। कितना कुछ होगा ऐसा जो लोगों को पता नहीं है, देखा नहीं है। बहुत सारा तो अभी मुझे देखना बाकी है। मैंने बकेट लिस्ट बना के रखा है, मेरा पूरा लिस्ट है मेरे पास कि मुझे क्या क्या देखना है, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पहुंच पाया हूँ अभी तक देखने के लिए। बट आप काफ़ी, आप बाइकर्स क्लब, राइडर्स क्लब, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ कॉल्ड, आप उसके भी पार्ट हो, या आपने बाइक पे इतना घूमा है, आप मुझे बता रहे थे। शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद अस, कहाँ तक आपने टू सो व्हीलर? राइडिंग, आई हैड अ पैशन ऑफ राइडिंग, बहुत बचपन से ही था, तब छोटे बाइक्स पे, मगर आई गॉट अ चांस टू गेट अ रॉयल एनफील्ड इन 2013। सो रॉयल एनफील्ड बुलेट मुझे 2013 में चांस मिला, मुझे गिफ्ट मिला बाय वन ऑफ माय डियर फ्रेंड। तो वहाँ से मेरी बाइकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, राइडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ा सा सर्च किया तो सूरत में एक क्लब, बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था मैंने, मगर वो अप्रोच में से फेसबुक पे से नॉर्मली, तो एक क्लब है सूरत का जो बहुत पुराना क्लब है, बुलेट बटालियन करके, दे गॉट इन टच विथ मी। तो सत्या भाई करके है वहाँ पे, उनका फ़ोन आया था मुझ पे, और मैंने पहली बार राइड किया था तकरीबन नवंबर 2013 में उनके साथ। सो वहाँ से राइडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। बाइक आया था तो पहला, सबका ऐसा होता है कि अभी भी ऐसा है कि बुलेट लिया है तो लेह लद्दाख करना है, तो वो भी था कि जीवन में एक बार लेह लद्दाख करेंगे। मगर जैसे बुलेट बटालियन से जुड़ा मैं इन 2024 नहीं, 2014 itself, sorry. So 2014 I got a chance to ride with them to Leh Ladakh. So that was my first bike trip, long bike trip. और वहाँ से फिर हम लोग रुके नहीं हैं। मेरा कम से कम 2 बार लद्दाख हो चुका है, एक बार का पूरा स्पीति वैली हो चुका है, जो हम सूरत से पूरा राइड करके गए थे। और जब ये स्पीति वैली वाली राइड करी थी, वी रोड ऑलमोस्ट फॉर 24 days. We started from Surat and we finished it in Jammu. We were almost more than 17-18 riders. But it was like, riding is life now. अब राइडिंग बंद नहीं हो रहा है, बहुत सारा कुछ कर लिया। यहाँ से सूरत से हम लोग नेपाल तक राइड करके आ गए हैं। इस साल हम लोग यहाँ तक जाके आए, कन्याकुमारी तक, सूरत से राइड करके पूरा कोस्टल कर लिया हमने, वेस्ट कोस्ट पूरा कर लिया, और वहाँ तक जाके आए हम लोग, धनुषकोटी तक जाके आए, फिर वहाँ से वापस रिटर्न कन्याकुमारी आए। वहाँ से फिर हम लोग फ्लाई कर लेते हैं वापस, क्योंकि वापसी की जर्नी थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है, सबको घर जाने की जल्दी हो जाती है। तो ज़्यादातर हम लोग जहाँ लास्ट डेस्टिनेशन होता है वहाँ से हम लोग फिर बाइक्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एंड वी फ्लाई। तो हर साल जो मैंने बताया कि हम एक साल गए थे नेपाल, फिर 23 में हम लोग मेघालय में राइड किया था हमने, इस साल हम लोग कन्याकुमारी गए थे। तो वहाँ पे हमारा राइडर्स का, कम्युनिटी का गैदरिंग होता है पूरा। तो कन्याकुमारी में हम लोग तकरीबन 1600 राइडर्स थे फ्रॉम पैन इंडिया। 3 दिन का हमारा पूरा गैदरिंग होता है वहाँ पे, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ होती है।
एक दूसरे से मिलते, साल में एक बार हमको मिलने का मौका मिलता है सारे राइडर्स से, वैसा हर साल होता है। और ये पिछले 21 साल से हो रहा है, और पिछले 5-6 साल से आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ दैट इवेंट। अभी गुजरात में हो रहा है वो? या इस साल हम बुलेट बटालियन को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये इवेंट को हम गुजरात में होस्ट कर रहे हैं, जो जनवरी में होगा, समवेयर इन एंड ऑफ जनवरी और सम पार्ट देयर, एंड एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर दैट, एंड वी आर होपिंग कितने अ लोगों बिग की नंबर। टारगेट है? अ बिग नंबर, जैसे मैंने बताया आपको कि 1500, 1600, 1700 लोग होते हैं, तो देयर विल बी अ बिग नंबर अराउंड दिस, एंड एज इट इज़ इन द सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया, वी होप टू हैव मोर। शायद 1800, 2000 भी क्रॉस कर जाए, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। I think this feeling is it gives you an adrenaline rush as soon as you think of it. तब अगर मैं अपने आप को imagine करूँ on a bike roaming around India, it's crazier than it sounds. इसमें ऐसा नहीं है कि there are only male riders. रेशियो 80-20 का, 20-30 का, यानी 30 to 20% फीमेल राइडर्स भी होते हैं जो पूरा राइड करके आते हैं। हमारे क्लब में भी देयर इज़ अ फीमेल राइडर हु रोड विथ अस इन मेघालय ऑल्सो, एंड हु रोड विथ अस फ्रॉम सूरत टिल कन्याकुमारी विथ इंडिविजुअली विथ हर ओन बाइक। And the beauty is we don't have any backup vehicle with us. Everything is carried by us on the bikes itself. You tell us some of the equipments that you use. I saw that you carry a mug and so many things you have all at your reach. Normally we believe in sustainability, and इतना हम लोग घूमते तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम करे, प्लास्टिक का यूजेज कम करे वगैरह। तो हमारा क्लब का हम लोगों ने मग बनाए हैं जो हम हर बार हमारे साथ ही कैरी करते। तो कहीं पे भी हम लोग चाय पीने रुकते हैं या गन्ने का जूस पीने रुकते हैं, या कभी कभार जैसे इवनिंग्स में पार्टीज हो जाती है, तो वी कैरी आवर ओन मग्स अलॉन्ग विद अस। वी डोंट यूज़ द डिस्पोजेबल्स, बने वहाँ तक हम लोग डिस्पोजेबल्स यूज़ नहीं करते। हमारे खुद की कटलरी भी छोटी बहुत हमारे साथ होती है, तो प्लास्टिक है, लकड़ा है, पेपर है, वो बने तब तक हम लोग कम इस्तेमाल करें, वैसा प्लान करते हैं पूरा। हमारा खुद का हमारा पानी का बोतल हमारे साथ होता है। तो एक चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपको पूरा जो रीजन आप एक्सप्लोर कर रहे हो और वहाँ का खाना आपको एक्सप्लोर करना है और उसको डाइजेस्ट करना है, तो वहाँ का लोकल पानी पियो। अगर आप बॉटल्ड वाटर पियोगे तो इट इज़ बिन प्रोसेस समवेयर फ्रॉम सम वाटर, एंड इट विल नॉट हेल्प यू डाइजेस्ट दैट पर्टिकुलर एरिया का फूड। तो अगर वो पर्टिकुलर एरिया का फूड आपको एक्सप्लोर करके उसको डाइजेस्ट करना है अच्छी तरह से, तो लोकल पानी पियो। तो हम ये भी एक करते हैं कि ट्रैवल के टाइम पे बने उतना कम मिनरल वाटर बाई करते हैं। जब कहीं ऑप्शंस ही नहीं है तो हमको लेना पड़ता है, अदरवाइज वी गो विद द टैप वाटर। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन हिमालयाज, इफ यू गो, you don't need to buy or you don't need to open a tap. There is a flowing water everywhere. और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है कि जैसे एक ढाबा होता है, तो वहाँ पे ऊपर से अगर कोई पानी का सोर्स आ रहा है ना, तो उसमें वो लोग एक पाइप अटका देते हैं, तो एक पाइप में से पानी फ्लो होके ढाबे के बाजू में, तो वहाँ पे आप अपना मग्गा रख दो, पानी आ गया, साफ पानी पियो आप उसको, बोतल भर लो वहाँ से सीधा। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप रोड पे जाओगे नहीं तो ये एक्सपीरियंस मिलेंगे नहीं आपको। क्या मोटिव से लोगों को ट्रैवल करना चाहिए? ये आप मेरे को समझा भी रहे थे कि योर मोटिव इज रिजुविनेशन एंड हाउ यू आई नीड टू लिसन। तो एक चीज़ ऐसा है कि अगर बहुत काम है, दिमाग नहीं चल रहा है, बहुत हेक्टिक हो गया दिन, तो मैं अपना बाइक लेके निकल जाता हूँ। और मैं नहीं, हमारे क्लब के जितने भी हमारे साथी मेंबर्स हैं और जिनको ये एक पैशन हो गया है बाइक राइडिंग का, सीधा है हिसाब, आप आधा घंटा राइड करके आप पूरे हफ्ते की थकान, पूरे दिन का टेंशन, कुछ भी मगजमारी दिमाग में चल रही है, सब ज़ीरो हो जाता है एंड यू आर फ्रेश लाइक एनीथिंग। तो ट्रैवल आपको करना है टू रिजुवेनेट। मेरे हिसाब से अगर आप पूरा 6-8 महीना काम करते हो, 4 महीना काम करते हो, आप लंबी छुट्टी प्लान करते हो कि भाई 6 महीने में मैं 10-15 दिन छुट्टी लेने जाऊंगा, मेरे हिसाब से आप ऐसा ना करके हर 2 महीने 2-3 दिन की छुट्टी लो, और वो छुट्टी आपके लिए लो, ना कि मोबाइल देखने के लिए या टीवी देखने के लिए।
या इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया। हाँ, तो मोबाइल देखा तो वही हो गया कि आप बैठे हो, या मुझे पता है कि जब घूमने जाते हैं लोग अपनी बीवी बच्चों के साथ जाते हैं, 4 लोग होते हैं, चारों चार अपने मोबाइल में होते हैं और कुछ ना कुछ देखते हैं, है साथ में, मगर वो काम तो घर पे बैठ के रूम में भी हो ही रहा है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तब भी यही हो रहा है। तो मैं ऐसी जगह सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। और मेरे पास इतनी सारी खूबसूरत जगह इंडिया में है, इतनी इंटरनल्स हैं कि वहाँ पे आपको नेटवर्क ही नहीं आएगा। तो आपको आपके जो साथ में कंपेनियन है, दोस्त है, फैमिली है, पेरेंट्स है, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। नेटवर्क ही नहीं है, क्या करोगे आप। मगर हाँ, कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ इमरजेंसी आया तो क्या। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वहाँ पे, जो बेस जो प्रॉपर्टी होती है, जो जगह होती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शंस होते हैं जो कर सकते हैं। हाँ, बाहर की दुनिया के साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस हो गया है, 2 घंटे में तो आप कहीं से कहीं भी पहुँच सकते हो। तो अगर आपको एंजॉय करना है, रिजुवेनेट करना है, तो फिर आप अपने साथ रहो ना। Why with a mobile or a TV? That you could do at home also, as you said. Yes, simple. What and which is the most beautiful location you've been in India? सबसे सुंदर जगह इंडिया में आपने कौन से देखी है? बहुत सारी देखी होंगी. I want you to choose a favorite. See, Himalayas is one thing, as I said, that more than 50% of Himalayas are not yet explored. उसमें से एक जगह है जो हिमालय के बिगिनिंग में आ जाती है, उत्तराखंड। So, उत्तराखंड में yes, there are so much of development going on in उत्तराखंड और बहुत सारा, मगर जो रॉ जगह है वहाँ पे भी जितनी रॉ जगह है वहाँ पे अगर आप जाते हो, आपको 2 दिन का फ्यूल साथ में लेके चलना पड़ेगा। आपको 200 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे। मगर ऐसी जो जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। एक हम लोग गए थे, वी गॉट अ चांस टू राइड इन 2021 कोविड के बाद। तो हम एक मोटिव के साथ राइड किया था हमने कि वैक्सीनेशन अवेयरनेस क्रिएट करें, बिकॉज इफ everyone is aware about vaccination, so we went with a drive of vaccination awareness. तब हमको चांस मिला नीति वैली जाने का। So नीति वैली is one place which is above जोशीमठ, काफ़ी अंदर है। so beautiful and there are no hotels, there are no resorts, there are only small towns which is called the last village of India in that region. उसके बाद इंडिया ख़त्म होता है। 50 भी घर नहीं होंगे, 25-30 घर का पूरा एक छोटा सा गांव है। सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन, क्लीन एयर, क्लीन, यस। सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेसेस इन हिमालयाज जो है ऐसे, मगर आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, बहुत अंदर इंटरनल जगह है ऐसी जहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इसके लिए वो शायद जगह सेफ भी है अभी तक, सेफ भी है। हाँ, अगर आपको लग्जरी चाहिए तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आपको नेचर चाहिए वहाँ पे, तो कैसे वहाँ के लोकलाइट्स कैसे वहाँ पे उनका गुजारा करते हैं, कैसे जीते हैं, देयर लाइफस्टाइल, देयर फूड, देयर हैबिट्स, यू विल एंजॉय थ्रो। अभी व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 years हो गए मुझे पास आउट हुए, बट back in school we had a chapter in our हिंदी book जो स्पीति वैली के बारे में हमें बताया था। तो तब एज अ यंग किड मेरे को स्पीति वैली को लेके बहुत फैसिनेशन हो गया था, क्योंकि तब उन्होंने उसकी खूबसूरती को पूरा डिस्क्राइब किया था, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एंड उस समय ऐसा हमें बताया गया था उस चैप्टर में कि बहुत लोग उधर पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो टफ है वहाँ तक पहुंचना, एंड वो वेदर को भी लोग सस्टेन नहीं कर पाते। बट आफ्टर आई जॉइन सोशल मीडिया और अभी कुछ सालों में मैंने देखा है कि लोग स्पीति वैली पहुंच भी रहे हैं, काफ़ी नंबरों में पहुंच रहे हैं, और वहाँ जो उनको करना है, राइड करना है, साइट सीइंग करना है, सब कर रहे हैं। Have you been to स्पीति वैली स्पेसिफिकली? मुझे कुछ स्पीति वैली के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, हम लोगों ने 2016 में राइड किया था। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम सूरत इटसेल्फ। हम लोगों ने पूरा स्पीति वैली किया और उसके साथ लद्दाख भी किया था पूरा। उस टाइम पे ऐसा था कि रोड्स, बहुत कम जगह पे रोड्स थे अच्छे, और ऑलमोस्ट 8 साल हो गए उस बात को। और वहाँ पे वो जो ब्यूटी है
तो जैसे एक मूवी है बाहुबली, तो उसमें जो वाटरफॉल्स वगैरह दिखाए हैं और जो क्रिएट किया है, वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ से आप जब क्रॉस करोगे ना, आपको लगेगा कि यस, दिस इज द प्लेस। अब मानोगे नहीं, आपको अब गिन नहीं पाओगे, मोर देन 60-70 waterfalls you can see in one straight line at a very big gap। मगर वो रोड से जब हम राइड करके जा रहे हैं, आपको सामने नीचे वैली है, सामने की तरफ पहाड़ है सारे, और सारे पहाड़ से वाटरफॉल्स आ रहे हैं। यानी आप अब गिन नहीं पाओ, मैंने एक बार स्टार्ट किया गिनना, मतलब कैसे गिनूं, गिन ही नहीं पाऊंगा, इतने सारे वाटरफॉल्स, सो ब्यूटीफुल। अभी भी ब्यूटी वो तो है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, अब ट्रैवल इजी हो गया है, गाड़ियां ऐसी आ गई है कि जो 4x4 व्हीकल्स है जो वहाँ पे ट्रैवल कर सके। 8-10 साल पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऐसी मशीन नहीं थी हमारे पास कि वो जगह पे पहुंच सके, बट येस, पीपल आर एबल टू रीच नाउ। अब इजी भी हो गया है लोगों के लिए पहुंचना। BRO is working on a very good scale on the border areas over there, तो वो लोग रास्ता बहुत अच्छा बना रहे हैं अब, तो एक्सप्लोर करने की जगह है वहाँ पे और पहुँच भी रहे हैं लोग। मगर एक ही रिक्वेस्ट है लोगों से, जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ब्यूटी को एक्सप्लोर कर रहे हो आप, तो ब्यूटी को ब्यूटीफुल रखो, यूज एज लेस प्लास्टिक एज पॉसिबल एंड डोंट लिटर। यूज कर रहे हो तो कम से कम इकट्ठा करके ले आओ वापस, जहाँ पे भी आप शाम को रुकोगे उसके डस्टबिन में डाल दो कम से कम। That is the least we can do, I believe. सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी रिसेंटली साउथ गए थे, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी वहाँ पे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है। हम कहीं भी नॉर्थ के लोग अगर साउथ जाते हैं एंड वाइस वर्सा, तो ये प्रॉब्लम कैसे कॉम्बैट करें? बिकॉज कभी कभी हम ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिससे पता नहीं होता कि बाहर कैसे निकले। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम, प्रिकॉशनरी लेवल पे हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, एक चीज़ होती है कि आप ऑनलाइन सारा सब कुछ बुकिंग करके चले गए, आपने ऑनलाइन सब कुछ पढ़ तो लिया क्या है क्या नहीं है, मगर कुछ होता है ऐसा कि बहुत सारे आपके आजू बाजू में नज़दीक में ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनका काम है ये आपको गाइड करना। तो अगर आप अच्छी तरह से उनसे कंसल्ट करके, जो आप भले कोई नए आदमी के पास ना जाए, आपके रेफरेंस में कोई फ्रेंड घूमने गया हो, उनके थ्रू कोई फैमिली मेम्बर्स घूमने गया हो, उन लोगों को अगर आप कंसल्ट करके जाओ तो वहाँ पे आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाता है, हाँ, ऑनलाइन से थोड़ा सा महंगा ही हो जाता है, मगर आपको वो ऑकवर्ड सिचुएशंस नहीं आती है, क्योंकि आपके पास सारा सब कुछ सेट है। आपके पास ड्राइवर्स हैं जो हम लोग ये तय करके देते हैं कि भाई आपको एक लैंग्वेज फ्रेंडली ड्राइवर मिले, आप वो कम से कम हिंदी या इंग्लिश जानता हो। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस इन द लैंग्वेज, जो साउथ में ये प्रॉब्लम्स हैं, मगर पहले से अगर सेट होता है ना तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आते। अदरवाइज क्या होता है कि आप हिंदी में बोलेंगे, वो लोग नहीं समझना चाहेंगे। होता है ऐसा, ऐसा इंडिया में नहीं होता है, इससे वर्ल्ड वाइड होता है। अगर आप कहीं और भी जाएंगे, उनको भले आपका लैंग्वेज समझ में आ रहा है, मगर उनको आपको अगर सर्विस नहीं देनी है या तो ज़्यादा पैसे लेने हैं, दे विल प्रिटेंड कि उनको ये लैंग्वेज नहीं आता है। सो इट इज़ वर्ल्ड वाइड, इट इज़ नॉट ओनली इन साउथ और समवेयर इन इंडिया। तो आप अगर परफेक्ट गाइडेंस लेके जाओ, यहाँ से एक परफेक्ट बनवा के लेके जाओ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऐसी सिचुएशंस में कहीं भी आ जाते हो, द बेस्ट थिंग इज लोकल पुलिस। You just catch hold of the local police wherever, whatever areas you are. You have your phone in your hand, you have the Googles, you can just search and you can just talk to them, क्योंकि वहाँ के लोकल्स जो होते हैं, पुलिस जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती है, उनको लैंग्वेज आती है, तो वो आपकी लैंग्वेज समझ पाएंगे और सामने कन्वे कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है। दूसरा, गूगल भी बहुत अच्छा ज़रिया है, जो आप लैंग्वेज ट्रांसलेट, तो यूज़ दैट, be frequent in using that. You can just record what they are saying and you can convert it into your language and you can speak out in your and give them the answer in their language. So these are few things wherein you can curb on things. और अगर पहले से अच्छा स्टडी करके गए हैं, लोकली भी पूरा पढ़ के गए हो आप, तो वहाँ पे फिर दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। बाकी ट्रैवल में पूरी दुनिया में, इंडिया मैं कहूँगा है थोड़ा, इंडिया में भी बदमाशियाँ होती है, मगर इंडिया से ज़्यादा बदमाशियाँ और देशों में भी होती है। बहुत सारे देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर वहाँ पे हमारे से ज़्यादा बदमाशियाँ होती है। तो
आप अगर बराबर से स्टडी करके जाओगे, बराबर गाइडेंस लेके जाओगे, तो यू कैन सेव योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि 100% सेव हो जाओगे, मगर प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाती है उस बारे में। As a youngster, I will definitely keep this in mind क्योंकि obviously I believe I have a lot of travel ahead. But now I know after speaking to you कि मेरे को totally अपना travel guide के लिए गूगल पे तो डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज गूगल को ऐसे लोकेशंस और ऐसा एक्सपीरियंस शायद मुझे उधर ना मिल पाए। बुकिंग्स शायद इजीली हो जाए, पर जो एक्सपीरियंस वाला एसेंस है वो शायद आपके जैसे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे ही मिल पाएगा। और दूसरा, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर खुद ट्रैवल करोगे तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो एक चीज़ होती है कि हम जब बाइक्स लेके निकलते हैं या ऐसे ही एक्सप्लोर करने निकलते हैं, तो हमें जाना होता है सीधे रास्ते पे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मगर बीच में कोई एक्साइटिंग गली दिख जाती है, लेफ्ट या राइट, हम लोग घुस जाते हैं अंदर। तो ऐसे एक्सप्लोर करते करते ही ब्यूटीफुल जगह मिलती है। रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, चलो एक बार जाके देखे तो सही कितना होता है। भाई वापस आने का तो रास्ता पता है ना, कि सीधा सीधा जा रहे तो सीधा सीधा वापस आना है। तो ऐसे बहुत सारा एक्सप्लोर किया है। वैसे जैसे आप पूछ रहे थे कि भाई गुजरात में एक्सप्लोर करने की जगह, सूरत के आजू बाजू एक्सप्लोर करने की जगह, डांग भी एक बहुत बड़ा जंगल है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस है, बहुत अच्छे वाटरफॉल्स है जो नॉर्मली एक्सप्लोर नहीं किए गए लोगों से। दिस इज वन वेरी गुड प्लेस दैट आवर व्यूअर्स शुड विजिट अराउंड सूरत। से कितनी दूर है डांग? सूरत से अराउंड 100 किलोमीटर्स, लाइक विद इन 100 किलोमीटर्स यू आर इन द जंगल। पर डांग ये डांग नहीं है जो आप सीधा यहाँ से सापुतारा वाले रोड पे जाते हो, वो डांग है ही नहीं। वो तो हाईवे है डांग को कनेक्ट करता हुआ। डांग दोनों तरफ है हाईवे के, आपको गलियों में घुसना पड़ेगा। वो जो एक छोटी छोटी लेन्स जो लेफ्ट राइट जाती है, उसमें आप अंदर जाके आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन से मेरे को याद आया, फूड इज अ वेरी बिग एरिया दैट आई लव टू एक्सप्लोर। एंड कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन कॉलेज, तो हम स्पेसिफिकली सिर्फ खाने के लिए 1-1 घंटे अहमदाबाद ट्रैवल करते थे ताकि कुछ अच्छा खाना मिल जाए हफ्ते में एक बार, और फिर हम वापस आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छे फूड लोकेशंस या जो आपने ट्राइड एंड टेस्टेड हो जिसके लिए दूर जाना सबसे बड़ा फूड लोकेशन तो सूरत ही है क्योंकि सूरत तो खाने का पैराडाइज है। आपको हर तरह का फ्लेवर, हर तरह का जॉनर मिल जाएगा। मगर जैसे मैं बता रहा था आगे भी कि बहुत सारी जगह पे उनका खुद का फ्लेवर होता है। तो आप जहाँ पे भी जाओ, what I would suggest is go and try the local रेकड़ी रोड साइड फूड। छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो बहुत क्रीपी होते हैं, हमको एक बार देखने का भी मज़ा नहीं आएगा, मगर वहाँ पे जो खाना मिलता है आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ऑथेंटिक फूड आपको वहीं पे मिलेगा। आप बड़े से रेस्टोरेंट में एसी लगा है, फाइन कटलरी सजी हुई है, वहाँ पे आपको वो लोकल टेस्ट नहीं मिलेगा। आपको लोकल टेस्ट गलियों में ही मिलेगा, छोटी छोटी जगहों पे मिलेगा। बहुत सारी जगह ऐसी है। बहुत मेरे फ्रेंड्स जो ट्रैवल करते हैं कई बार मुझे फ़ोन कर लेते हैं कि मैं दिल्ली से निकला हूँ, ये एरिया क्रॉस करने वाला हूँ, अब खाना है आधे 1 घंटे में, कहाँ पे खाऊं? तो बहुत बहुत रेस्टोरेंट्स हैं जो छोटे छोटे, रेस्टोरेंट्स तो नहीं बोल पाएंगे, ढाबा कल्चर, अब वो जो बड़े बड़े हाईवेज बने हैं ना, उसमें से ढाबा कल्चर निकल गया है। मगर आप नॉर्थ की साइड जाओगे, जब आप इंटरनल रोड्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे जो ढाबा कल्चर है, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हम लोग 2020 वॉज अ वेरी फियरफुल ईयर, मगर मेरा सबसे ज़्यादा ट्रैवल 2020 में हुआ है। 2020 I traveled twice to Nepal, I traveled twice to Uttarakhand. Were you in the same lives like we were yes. in the same era or not? But after those 2-3 months and before those 2-3 months, so as I am a travel freak, तो हम लोग एक जगह पे रास्ते से जा रहे थे और एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे जाके हम रुके। तो there were around 40 people. तो एक जगह पे बन रहा था मैगी और ऑमलेट, वो जो रोड साइड होता है, और उसकी बगल में सेम बंदे का वो दे रहा था राजमा चावल और रोटी और आलू की सब्जी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला भाई मैगी वैगी सब ऑर्डर कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने बोला भाई मैं तो राजमा चावल खाऊंगा। तो
जो बंदे ने पकाना चालू किया, वहाँ पे 30 लोगों की मैगी और बाकी का बन रहा था, और यहाँ पे हम 3 लोगों का 4 लोगों का राजमा चावल और वो बन रहा था। इसकी जो खुशबू आई, मुझे भूख वो लग गई। जितना ऑर्डर दिया था ना Hungry now. जितना भी ऑर्डर दिया था वो सब ऐसा का ऐसा रह गया, और वो बंदे को 4 बार पकाना पड़ा, एंड एवरीबडी लव्ड इट। सो यू गो एंड एक्सपीरियंस दोज थिंग्स। छोड़ो यार, मैगी हर जगह पे मिलता है, मगर मैगी के बाजू में ही वो अगर जो आलू पराठा बना के दे रहा है, वो जो राजमा चावल दे रहा है, वो आप एक्सपीरियंस करो। वैसे ही आप अगर गुजरात में इंटरनल ट्रैवल करोगे तो हर एक लोकेशन का हर एक अलग आइटम है। हाँ वैरायटी ऑफ फूड है। आपको ऐसा मिलेगा कि भाई बेसन है, तला हुआ है, मगर आप ट्राई तो करो। वो बेसन और वो तला हुआ बेसन का आपको स्वाद हर 50 किलोमीटर में चेंज अलग हो मिलेगा। जाता है। तो जब आप वो सब एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि रोड ट्रैवल क्या चीज़ है। अब जैसे इस साल हमने बताया कि ये जो एक पूरा जो हमारा इवेंट होता है, जिसको हम बॉब एमसी राइडर मेनिया बोलते हैं, जो इस बार हम लोग गुजरात में करने का प्लान कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा एक मैप बनाया है गुजरात का, जिसमें रोड सर्किट्स डिज़ाइन किए हैं कि आप गुजरात में ये एडवेंचर्स कर सकते हो। सर मुझे भी लेके चलो। आप यहाँ पे क्या फूड एक्सप्लोर कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो देखने लायक है। देर आर सो मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन गुजरात जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे हम हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, तो वहाँ पे बोर्ड लगे हैं कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया या फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, द लास्ट, ऐसा। वैसे गुजरात भी तो बॉर्डर स्टेट है, वो यहाँ पे भी है। हम वहाँ पे सब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो गुजरात भी तो एक्सप्लोर करना है हमको। तो गुजरात में भी जो पाकिस्तान की बॉर्डर को लग के देर आर सो मेनी विलेजेस एंड टाउन्स विच आर इन कच्छ। बता सकते हो जहाँ विजिट कर सकते हैं हम? जैसे आप अगर कच्छ जाते हो तो काड़ा डूंगर है, उसके आगे जाके 2-3 छोटे छोटे गांव है, जिसका नाम अभी सीधा मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, बट येस आई श्योरली गेट यू द नेम ऑफ दैट प्लेस। वो भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं कि वहाँ पे भी पीपल कैन ट्रैवल। तो कच्छ अभी तक लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, खाली ढोडो जा रहे हैं जहाँ पे वो रण उत्सव होता है और वाइट रन सैंड, मगर उसके आजू बाजू इतनी सारी जगह हैं एक्सप्लोर करने लायक, बहुत सारी जगह है वहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक। और एक है हमारे भी गुरुजी जो हमको भी ये पूरा सब हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते रहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, तो उनसे बातें सुन सुन के फिर हम एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। You've traveled for almost 35 years now, and I think you would have a lot of things to say. I think आपकी जगहों की लिस्ट ही नहीं ख़त्म होगी अगर हम डिस्कस करने बैठे तो, and I'm sure the viewers would want it, but we have to approach towards the end of this podcast. And मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे कि हर कोई के लाइफ में एक ऐसा कुछ एक लाइन होती है या एक एडवाइस होती है जो वो पूरे लाइफ उसी के तरफ स्टक रहते हैं और उसको एज अ लाइफ प्रिंसिपल मान लेते हैं। व्हाट इज़ दैट वन लाइफ एडवाइस फॉर यू, ताकि मुझे भी उससे कुछ सीखने को मिले? आप जैसे बात कर रहे हो, पहला ही एकदम इंस्टेंस जो मुझे याद आया, द लाइफ एडवाइस विच वॉज गिवन बाय माई फादर। पहला दिन था ऑफिस में ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद। तब पापा ने छोटा सा एक सेंटेंस में बोला था कि अगर काम करना है तो आपके आँख और कान खुले रहने चाहिए और बने उतना मुंह बंद रखना चाहिए आपको। तो उनकी एडवाइस फॉलो करते करते बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मेरा अच्छा हो गया। आई कैन गिव अ गुड रीडिंग ऑफ एनी प्लेस, समझ में आ जाता है। अच्छे से सुनता हूँ लोगों को तो नॉलेज भी अच्छा गेन कर लेता हूँ। दिस इज़ वन थिंग विच आई एम फॉलोइंग इवन टुडे, ऑलमोस्ट मोर देन 25 years नाउ, कि भाई आँख और कान खुले रखो और मुंह बंद रखो। मुंह बंद नहीं रह रहा बस मेरा आँख और कान तो खुले रहते हैं। सर अच्छा है मुंह बंद नहीं रह रहा, नहीं तो इतना कुछ हमें सुनने सीखने को कैसे मिलता। आई हैव मेट वेरी लेस पीपल जो ऐसे अपने पैशन और प्रोफेशन दोनों को इक्वली इतना अच्छे से बैलेंस करके फॉलो करे। सो आई एम रियली ग्लैड सर दैट आई गॉट टू मीट यू, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू चोज मी एज अ पॉडकास्ट होस्ट और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप आए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस थिंग, एंड
रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, इवन मी. Thank you very much.